नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 में 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। सबसे पहला आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अभी तक चीनी के उत्पादन में पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो महाराष्ट्र आगे चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में जो नया डेटा आया है उसमें जो है उत्तर प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके अग्रणी राज्य बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चालू सीजन चल रहा है दोस्तों उसमें देखा जाए उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है। किसमें दोस्तों? चीनी के उत्पादन में। और वही बात करें दोस्तों महाराष्ट्र में, चूंकि पश्चिमी राज्य है ये, महाराष्ट्र में देखिए कितनी चीनी मिलें हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 210 चीनी मिलों की तुलना में इस अवधि के दौरान यूपी में देखिए कितनी चीनी मिल है, 118 चीनी मिल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में 210 चीनी मिल है जो कि संचालित हो रही है। ठीक है इससे ज्यादा, लेकिन संचालन में जो है 210 है। वहीं देखा जाए तो 118 जो है चीनी मिल यूपी में है। बावजूद इसके चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश अग्रणी हो गया। देखा जाए यहाँ पे चीनी के जो गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री हैं दोस्तों, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी। ठीक है, इन्होंने जो है एक बयान दिया। इनके अनुसार देखा जाए तो जो चीनी सीजन है 2022-23 में उत्तर प्रदेश का कुल कितना चीनी उत्पादन हुआ है दोस्तों, तो 107.29 लाख टन हुआ है। वही महाराष्ट्र की बात किया जाए इसी जो है समय के दौरान कितना रहा है, यानी कि जो चीनी सीजन 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र ने 105.3 लाख टन का उत्पादन किया है। तो काफी जो है इसमें देखा जाए इस दौरान हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जो हेक्टेयर्स है, जो जमीन है जहाँ पे गन्ने का जो है खेती की जाती है, तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में देखिए कितने लाख हेक्टेयर है, तो ये देखा जाए 14.87 लाख हेक्टेयर जो है जमीन है। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए। वहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, 28.53 लाख हेक्टेयर जो है, जो कि पूरे जो है भारत में अधिकतम जो है सबसे जो है गन्ने की खेती के लिए सबसे ज्यादा हेक्टेयर भूमि किसके पास है दोस्तों, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, और हमने जैसा कि बात भी किया कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में 118 की तुलना में महाराष्ट्र में कितनी चीनी मिल है, 210 चीनी मिल है जो कि संचालित हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि ये चीनी के उत्पादन में देखा जाए चालू सीजन में कौन सा राज्य आगे आ गया, अग्रणी हो गया है, वो है महाराष्ट्र, माफ करिएगा उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और भी तथ्य हैं। यहाँ पे बात करें जो पहली चीनी मिल जो स्थापित की गई थी दोस्तों 1903 में किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर में, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें जो गन्ना विकास विभाग की जो स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में, वो 1935 में की गई थी। अगर हम वर्तमान का डेटा देखें कि विश्व में चीनी के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो ध्यान रखिएगा जो भारत है अब विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी ये विश्व में दूसरा, ठीक है माफ करिएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निर्यातक ब्राजील है। चूंकि भारत में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग चीनी बहुत खाते हैं, जिस कारण से जितना उत्पादन होता है उतना उपभोग भी कर लिया जाता है। तो भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है चीनी का, लेकिन निर्यातक के मामले में दूसरे स्थान पे आता है। ब्राजील जो है वो पहले स्थान पे आता है। चलिए आप मुझे बताइए, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस देश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा आप मुझे बताइए किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में रस्त अस्तारा रेलवे लिंक का निर्माण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे लिंक दो देशों के बीच में है, एक अजरबैजान और देखा जाए यहाँ पे कौन है दोस्तों, ईरान। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इज डी। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है रेलवे लिंक है, जो कि भाग है दोस्तों किसका, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा
नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये हिस्सा है, ठीक है। और ये ईरान में रस्त अस्तारा रेलवे लिंक के निर्माण जो हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे जो है रूस और ईरान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो रस्त अस्तारा रेलवे लिंक है, इसके निर्माण के लिए रूस और ईरान के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, ठीक है। ये रेलवे लाइन की बात किया जाए तो ये देखा जाए तो ये जो है भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान और अन्य देशों को क्या करेगा, रेल के माध्यम से और समुद्र के माध्यम से जोड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए भारत को यहाँ से देखिए ईरान में बंदर अब्बास, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए समुद्र के माध्यम से, इन सब के रेल के माध्यम से भी अगेन देखिए तो ये जो है समुद्र के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रसिया का, ठीक है, शहर है, मॉस्को जो कि कैपिटल है, कैपिटल से भी, ठीक है, यहाँ पे अस्तारा खान, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र है, अजरबैजान, ठीक है, बाकू जिसकी कैपिटल, तो ये सारे क्षेत्र जो है यहाँ से होकर के ये गुजर रहा है। यहाँ की बात करें तो यह अंतरद्वीपीय, ठीक है, यानी कि कई द्वीपों महाद्वीपों से होते हुए गुजर रहा है। और इन क्षेत्रों में इससे क्या होगा, सुचारू व्यापार जो है सुनिश्चित होगा और इन देशों के बीच एक बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा भी प्रदान हो सकेगी। वही बात करें तो यह कैस्पियन सागर के पास देखिए एक ईरान का तटीय शहर है रश्त, और देखा जाए ध्यान रखिएगा अस्तारा अजरबैजान का सीमावर्ती शहर है। तो ये जो अस्तारा है, रश्त अस्तारा, ये ध्यान रखिएगा, रश्त जो है ईरान का शहर है और यहाँ पे अजरबैजान जो कि अस्तारा का शहर है उसको ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चूंकि हमने देखा कि ये अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भाग है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं ये है क्या। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, देखिए ये 7200 किलोमीटर का लंबा है और ये मल्टी मोड ट्रांजिट है, मतलब कि कई मोड के रूप में है, जैसे कि इसमें रेलवे लिंक भी है दोस्तों। इसमें देखा जाए तो आपको जहाज के भी माध्यम से, सड़कों के माध्यम से पूरे क्षेत्रों को कनेक्ट करना। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप के बीच कार्गो को ले जाने के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ती है। आप यहाँ पे देखिए इस चीज को देख सकते हैं, ये देखिए पहले अगर हम देखें रूस को अगर व्यापार करना था तो पहले ये देखिए प्रीवियस जो रूट था वो ऐसे था, काफी लंबा था, इसमें इसको काफी टाइम लग जाता था, जैसे जो ट्रांजिट टाइम होता था, ठीक है, उसमें 40 to 60 डेज लग जाते थे। लेकिन अभी ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो टाइम है, ट्रांजिट टाइम है, जो व्यापार, जो ट्रेड है, ठीक है, उसमें जो है काफी उसका समय आधा हो जाएगा, मात्र 25 से 30 दिन लगेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, व्यापार के होने के दौरान, व्यापार के कारण जो कुछ भी, ठीक है, सामान के ले आने में जो खर्च लगता था, जो कॉस्ट लगती थी, वो भी लगभग 30% क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब दोस्तों कॉस्ट घट जाएगी तो वैसे भी सामान की प्राइस भी घट जाएगी, और सामान की प्राइस घटेगी दोस्तों तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इस रूट को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ और भी न्यूज देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में इंटरनेट स्पीड, ठीक है, स्पीड टेस्ट करने के लिए एक टेक फर्म है जिसका नाम है उकला, उसने देखिए ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है, कि दुनिया में भैया जो इंटरनेट सर्विसेज है, दुनिया में सबसे अच्छा जो है इंटरनेट स्पीड किस देश की है वो बताया गया। तो सर्वाधिक मोबाइल डेटा स्पीड वाला जो टॉप पे 6 कंट्री है दोस्तों वो है कतर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कतर है। सेकंड पे देखा जाए तो दोस्तों यूएई है, ठीक है, और अगला देखा जाए तो मकाऊ है। तो ये कंट्री जो है सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में सिर्फ स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों, वो है कतर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखिए आपके लिए ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलियारा आपसे पूछा जा सकता है कि ये गलियारा किन किन देशों से होकर के जा रहा है, कौन कौन से शहर है। बाकू देखिए इसकी कैपिटल है, ठीक है, अस्त्राखान है, मॉस्को भी है, रशिया की कैपिटल को भी ये कनेक्ट कर रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग को भी ये कनेक्ट कर रहा है, रशिया का सबसे मशहूर शहर है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, ये 24 मई को मनाया गया है। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर साल जो है 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह देखा जाए तो एक वैश्विक उत्सव है राष्ट्रमंडल दिवस। जनरली देखा जाए तो ये जो दिवस है राष्ट्रमंडल दिवस, ये बेसिकली देखा जाए तो 13 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत या कुछ और देशों में इसे 24 मई को मनाते हैं। इस साल की बात करें भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस की जो थीम देखिए क्या है, राष्ट्रमंडल दिवस की थीम ये है फोर्जिंग सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। बात करें दोस्तों ये जो दिवस है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रमंडल दिवस का लक्ष्य क्या है इस साल 2023 का,
तो एक तरीके से साझा मानवता की भावना और एकजुटता को बढ़ावा देना ये इसका लक्ष्य है। इस दिवस की दोस्तों जो शुरुआत की गई थी ये कब किया गया था, देखिए ये 1902 में किया गया था और 22 जनवरी 1901 में जब महारानी विक्टोरिया का जो है निधन हो गया था, उन्हीं के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता। अच्छा 24 मई को क्यों दोस्तों मनाया गया, क्योंकि 24 मई को जो है इनका जन्म दिवस है, ठीक है, जन्म दिवस है, जिस कारण से जो है ये दिन चुना गया। बाकी जो है इनको ये 22 जनवरी 1901 में इनका डेथ हो गया था और इस दिवस की राष्ट्रमंडल दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत की गई 1902 में किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा एक दिवस। अब कुछ और भी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 23 मई को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। तो कछुआ के प्रति, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है और इस विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या है, आई लव टर्टल। आई लव टर्टल जो है वो इसकी थीम। अन्य दिवस की दोस्तों बात किया जाए तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, कब मनाया गया, 21 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया दोस्तों, ये 20 मई को मनाया गया। वही बात करें विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया, तो ये 20 मई को मनाया गया। बात करते हैं दोस्तों अगला की संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मई को मनाया जाता है। और जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे टू एंड ठीक है ऑब्स्ट्रिक्ट फिस्टुला दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मई को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे। देखिए जितने भी दिवस है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तो थीम भी पूछ रहा है तो थीम भी ध्यान में रखिएगा और दिवस को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि दिवस बहुत सारे हैं, कौन से कब क्या पूछ देंगे नहीं पता, तो इसलिए कोशिश मैं करती हूँ कि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में चर्चा में रहा बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, असम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों बात करें बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम का एक जिला है जिसका नाम है सोनितपुर जिला, ठीक है। और ये सोनितपुर जिले में जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है, ठीक है, और उसी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी की ये दक्षिणी तट पर ये स्थित है, ठीक है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये देखिए एक वहां पे पारितंत्र है, ठीक है, लाओ खोवा बूरा चापोरी पारितंत्र, उसी का ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हिस्सा है। और इसमें देखा जाए तो आर्द्र भूमि और नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान, तटीय व अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसे जो है 1995 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये अभ्यारण्य जो है बंगाल फ्लोरिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्लोरिकल पक्षी जो है उसके लिए एक आदर्श निवास स्थान माना जाता है, ठीक है, फ्लोरिकल। और यहाँ पे बात करें इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई, क्या कारण है कि हम जो है बात कर रहे हैं बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखा जाए भी हाल ही में असम सरकार है उसने वर्तमान में जो जंगली जानवर हैं उनके लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का, उसे काजीरंगा से जो है बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य क्या करना चाहता है, एक पारंपरिक, ठीक है, मार्ग खोलने का उपाय कर रहे हैं। किसके लिए दोस्तों, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, तो जो कि मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, काजीरंगा से होते हुए कहां तक दोस्तों, बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काजीरंगा है, ठीक है, ये देखें ये काजीरंगा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए काजीरंगा, ठीक है। तो इसी के मध्य में ध्यान रखिएगा एक जो है अभ्यारण्य खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ जाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे औरंग जो है औरंग राष्ट्रीय उद्यान तक जाने के लिए, ठीक है। असम में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, देखिए वर्तमान में जो नेशनल पार्क है टोटल 7 नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसमें से देहिंग पटकाई है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, ठीक है, डिब्रू सैखोवा। आप यहाँ पे देखिए डिब्रू सैखोवा आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्यों की सीमा पर है दोस्तों, तो डिब्रू सैखोवा ध्यान रखिएगा ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, ठीक है। दिहंग पटकाई आप देख सकते हैं, दिहंग पटकाई नागालैंड, ठीक है, और असम के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे देखा जाए 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं, देखिए कौन सा, रायमोनो और दिहंग पटकाई, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ असम जो है राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क के मामले में भारत में तीसरे स्थान पे है। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पार्क किस राज्य के पास है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के पास है। टोटल कितने हैं, 12 नेशनल पार्क है। सेकंड प्लेस पे दोस्तों अंडमान निकोबार आता है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं पे असम में देखिए 7 राष्ट्रीय उद्यान के साथ असम तीसरे स्थान पे आता है।
वहीं पे बात किया जाए इसके 2 राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये काजीरंगा, ठीक है, और ये देखिए मानस, इसे जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किस वर्ष शामिल किया गया था, ठीक है, किस वर्ष से शामिल किया गया था काजीरंगा और मानस को, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश ने 44वें ISO कोपल को प्लेनरी की मेजबानी की है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज भारत, ठीक है, भारत ने किया है। और यहाँ पे जो उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके द्वारा जो है 23 से लेकर के 26 मई यानी कि आज इसका आखिरी दिन है, 26 मई तक वार्षिक जो है ISO कोल्पो प्लेनरी 44वें संस्करण की मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम का दोस्तों जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया वो वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। बात करें इसे जो ISO कोल्पो जो है कोपोल को, जिसे उपभोक्ता नीति पर समिति के रूप में भी जाना जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उपभोक्ता नीति पर समिति। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के तहत महत्वपूर्ण समिति है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सैडी डेंटन जो है इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 44वां संस्करण था ISO कोपोल को प्लेनरी का, जो कि आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि शंघाई में विश्व तीरंदाजी कप में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए शंघाई जो कि चीन का शहर है, यहाँ पे इस वर्ष जो है विश्व तीरंदाजी कप का आयोजन किया गया है और इसमें भारत किस स्थान पे रहा है दोस्तों, दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है तीरंदाजी कप का जो विश्व तीरंदाजी कप का आयोजन किया गया है वो शंघाई में किया गया है, ठीक है, चीन के शंघाई में। और शंघाई में भारत का जो अभियान है वो 3 पदक के साथ जो है पदक तालिका में किस स्थान पे पहुंच गया, दूसरे स्थान पे खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीम ने इस विश्व कप में रिकवर वर्ग में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक हासिल किए। और टोटल देखा जाए रिकवरी वर्ग में भारत ने 11 जो है सांख्य पदक जो है जीते हैं, 11 टोटल माफ करिएगा जो है पदक जीते हैं। इसी के साथ साथ भारत इस चरण में सभी पदक कंपाउंड वर्ग में जीते हैं, ठीक है, जितने भी जो है सभी जो पदक जीते हैं वो कंपाउंड वर्ग में जीते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों, प्रथमेश सावरकर और अवनीत कौर ने व्यक्तिगत रूप से देखिए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, जबकि ओजस देवताले और ज्योति सुरेखा वेनाम ने, ठीक है, इनकी जोड़ी ने मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे विश्व तीरंदाजी कप का जो आयोजन शंघाई में हुआ है, भारत दूसरे स्थान पे रहा है। कुछ और भी हम स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये भारतीय एथलीट जो है जिनका नाम है शैली सिंह, इन्होंने जापान के योकोहामा में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलीट मीट हुई है ये जापान में हुआ, जापान के योकोहामा में। और यहाँ पे जो है महिलाओं में लंबी कूद स्पर्धा में जो भारतीय एथलीट है शैली सिंह, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वहीं देखा जाए रूस के जो है डैनियल मेदवेदेव, उन्होंने डेनमार्क के होल्गर रून को हरा करके इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो अल मोहद, ठीक है, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास जो है आयोजित किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया सऊदी अरब में। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें अल मोहद अल हिंदी जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखा जाए इस अभ्यास का ये जो है दूसरा संस्करण था इस साल, जो कि पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है सऊदी अरब का एक पोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम है अल जुबैल। तो अल जुबैल में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है इस पोर्ट पे। और भारत की तरफ से देखिए कौन कौन सी जहाज है, तो INS तरकश, ठीक है, ध्यान रखिएगा INS तरकश और INS सुभद्रा, ठीक है, इस नौसेना अभ्यास में भाग ले, ठीक है। तो ये पोर्ट जो है ये भी नाम ध्यान रखिएगा अल जुबैल पोर्ट, जो कि चर्चा में था, पूछा जा सकता है किस देश में, सऊदी अरब में है। और यहीं पे भाग लेने के लिए INS तरकश और INS सुभद्रा पहुंचे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा अल मोहम्मद अल हिंदी जो है भारत और सऊदी अरब के बीच में एक नौसेना अभ्यास है और इस साल इसका दूसरा संस्करण हुआ है, पहला 2021 में हुआ था। अभ्यास के दौरान देखा जाए तो दोनों देशों के बीच यानी कि सऊदी अरब और भारत के बीच नौसैनिक बल संयुक्त अभ्यास, ठीक है, संयुक्त युद्धाभ्यास, प्रशिक्षण गतिविधियां और विशेषज्ञता के आदान प्रदान जो है में शामिल थे, ठीक है, ये चीज ध्यान।
तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा। बात कर ले हम लोग और भी कुछ एक्सरसाइज के बारे में, बात करते रिवीजन हो जाए। देखिए अभी हाल ही में एक जो है प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था अजय वॉरियर 2023, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि किसके किसके बीच हुआ था, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था, ठीक है। ये 7वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। तो अजय वॉरियर 2023 का 7वां संस्करण 28 साल, जो कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित हुआ। वही बात करें भारतीय तटरक्षक बल ने, देखिए अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल में तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच का आयोजन किया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों, पश्चिम बंगाल में किया गया था। वही अगला है हमारा कि एक एक्सरसाइज कि भारत और फ्रांस के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 23 का आयोजन किया गया था, ठीक है। 21वां संस्करण था, ठीक है। ये भी एक नौसेना अभ्यास है वरुण 23, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज युद्धाभ्यास जो भारत और निम्न देशों की तरह विभिन्न देशों के साथ आयोजित हुए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस संस्था में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा। तो किस संस्था में होगा, ऑप्शन आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर सी है IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों, इजराइल के साथ, ठीक है। तो भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र जो स्थापित होगा वो IIT मद्रास में स्थापित होगा। इसके लिए IIT मद्रास ने इजराइल के साथ समझौता किया। ये जो पहल है, ठीक है, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की जो पहल है, ये संयुक्त पहल है भारत और इजराइल के बीच में। उद्देश्य क्या है, तो भारत में जल संसाधन प्रबंधन, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित, वाटर रिसोर्स जो मैनेजमेंट है और जल जो प्रौद्योगिकी में जो कुछ भी चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए। देखिए इजराइल जो है बहुत आगे है अपनी टेक्नोलॉजी में, विशेष करके जो है वो खारे पानी से किस तरीके से शुद्ध पानी का इस्तेमाल करता है, बनाता है, ठीक है, समुद्र के जल का किस तरीके से एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करता है, तो उसके पास बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है। और इसी टेक्नोलॉजी का जो है एक तरीके से आदान प्रदान के माध्यम से भारत में जो जल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान निकाला जाएगा। केंद्र के लिए जो आशय पत्र हुआ है, इसके दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया है और भारत के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस सहयोग पर जो है महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र IIT मद्रास में। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा कि भारत ने अनुदान सहायता के तौर पर किस देश को 20 ब्रॉड गेज रेल इंजन जो है डीजल इंजन सौंपा है। तो रेल डीजल इंजन सौंपा है किस देश को, ठीक है, 20 ब्रॉड गेज, और ये अनुदान सहायता के तौर पर ये है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश। तो भारत ने जो है परस्पर संबंधों को और मजबूती देने के लिए बांग्लादेश को ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो वर्चुअल माध्यम से ये जो रेल इंजन सौंपा गया है, जो कि रेल मंत्री जो भारत के हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जो बांग्लादेश के मंत्री है, रेल मंत्री जिनका नाम है नूरुल इस्लाम सुजान, उनको ये सौंपा है। एक तरीके से इन्हें जो है वर्चुअल माध्यम से बांग्लादेश में रवाना किया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ये जो 20 ब्रॉड गेज जो है डीजल इंजन देने का जो समझौता हुआ था दोस्तों, ये 2019 में हुआ था, जब वहां के यानी कि जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत यात्रा पे आई थी। इस दौरान जो केंद्र सरकार है उन्होंने अनुदान सहायता के रूप में भारत को या बांग्लादेश को डीजल इंजन देने के लिए वादा किया था और इसी वादे को पूरा करते हुए भारत ने ये कार्य किया है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो संपर्क बढ़ाने के लिए वर्तमान में देखा जाए 3 जोड़ी रेल यात्री रेल मार्ग हैं। कौन कौन से रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस वे और न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस से प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो ये कुछ जो है 3 जोड़ी जो है यात्री रेलगाड़ियां जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही है, जो कि आपको इनका नाम पता होना चाहिए। क्योंकि भारत के यहाँ पे जो है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है और बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो इसकी जो राजधानी है वो है ढाका, मुद्रा यहाँ की टका है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और नए जो यहाँ के राष्ट्रपति जिन्हें हम अध्यक्ष कहते हैं वहाँ का मोहम्मद शहाबुद्दीन है, ठीक है। आगे दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ की, किस भारतीय प्रबंधन संस्था ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियली टाइम्स रैंकिंग 2023 FT रैंकिंग में मान्यता हासिल किया है। तो किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर इज IIM कोझिकोड।
तो यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान है दोस्तों कोझिकोड, उसने प्रतिष्ठित फाइनेंशियली टाइम्स रैंकिंग 2023 में मान्यता हासिल किया है। एफटी रैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी आईएम कोझिकोड को विश्व स्तर पर ओपन एनरोलमेंट कार्यकारी कार्यक्रम में शीर्ष 75 प्रदाताओं में से 72वां स्थान जो है वो रखा है। यह उपलब्धि ध्यान रखिएगा दुनिया भर में कार्यकारी शिक्षा के अग्रणी प्रदाता के रूप में आईएम कोझिकोड की स्थिति को और मजबूत करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियली टाइम्स रैंकिंग में मान्यता हासिल किया है। तो ये था आज का हमारा 10 MCQs। दोस्तों अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि नेपाल में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा कौन सा वर्ष दोस्तों? 2025। तो 2025 नेपाल में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वही बात करें गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल कैंपस की आधारशिला रखी, कहाँ रखी? गुजरात में। वर्ष 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? भारत कर रहा है। क्वाड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 देश है दोस्तों, कौन कौन से हैं? यूएसए है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है, जापान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया है, जापान है और ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 4 देशों का गठबंधन है क्वाड, और इसकी जो क्वाड लीडर समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। वही देखा जाए हाल ही में हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी किया, किसने दोस्तों? ईरान ने। वहीं दक्षिण एशियाई युवा टेबल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और देखिए डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।